आपके साथ मैं हूं स्मिता रशाल। जून महीने में कैसे रहे एसआईपी में निवेश के आंकड़े, गोल्ड ईटीएफ में कहां से लौटी है ये चमक, ट्रेंड के मुताबिक एसआईपी के लिए कौन सा टाइम फ्रेम है सबसे सही, डेली, वीकली या मंथली, और पीएफ नियमों में अब क्या बदल गया है। ऐसे तमाम सवालों के जवाब को लेकर एक बार फिर हम हाजिर हैं जी बिजनेस की खास पेशकश म्यूचुअल फंड की मास्टर क्लास में। म्यूचुअल फंड से जुड़े सभी मुद्दों पर डीप इनसाइट्स के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी सर। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। और एमफी के नंबर्स आ चुके हैं, ऐसे में हमारा ये शो मास्टर क्लास, जिसमें सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही रहेगा, जून के आंकड़े आपको कैसे लगे? जून के आंकड़े पहले मैं आपके सामने डेटा रख दूं, उसके बाद हम उसका विश्लेषण करेंगे। एयूएम बढ़कर आया है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का, जो 82 लाख करोड़ से कम था थोड़ा सा, वो 82 लाख करोड़ के पार निकला है। इक्विटी फंड का एयूएम भी 37 लाख करोड़ के ऊपर निकलता हुआ दिखा है। इक्विटी फंड्स में निवेश करीबन 6,000 करोड़ रुपए बढ़कर 29,000 करोड़ के करीब पहुंचा है। जून महीने में इक्विटी निवेश में 26% की बढ़त देखने को मिली है। वहीं डेट फंड में 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का आउटफ्लो होता हुआ दिखा है। डेट में से काफ़ी पैसा निकला है। मई में भी निकला था 96,000 करोड़ के आसपास का, इस बार 1,09,000 करोड़ निकला है। डेट का एयूएम इसीलिए घटकर 17 लाख करोड़ के आसपास रह गया है। वहीं हाइब्रिड फंड्स यहाँ पर 10,000 करोड़ के मुकाबले में थोड़ा सा ज़्यादा पैसा आया है, 12,000 करोड़ के आसपास का। हाइब्रिड फंड का एयूएम यहाँ पर भी थोड़ी सी बढ़त दिखी है, हल्की फुल्की बढ़त है, बहुत ज़्यादा नहीं, छोटी सी बढ़त है। जून महीने में ओवरऑल म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में डेट, इक्विटी, हाइब्रिड, ये वो सब मिलाकर देखें तो करीबन 53,000 करोड़ रुपए बाहर निकले हैं, जबकि मई महीने में 64,000 करोड़ निकले थे। तो थोड़े से आउटफ्लो की संख्या कम हुई, लेकिन नेट जो आंकड़े आप देखते हैं इक्विटी के, उसमें इनफ्लो बढ़कर आता दिखा है। ये तो हो गई इक्विटी की बात, लेकिन इक्विटी के साथ साथ गोल्ड के आंकड़ों को भी हम बड़ा क्लोजली देखते हैं। वो ईटीएफ में जो गोल्ड के आंकड़े आते हैं वो भी मैं आपके सामने रख दूं। जून के महीने में 3400 करोड़ से ज़्यादा का पैसा गोल्ड के ईटीएफ में आता हुआ दिखा है, जबकि मई के महीने में गोल्ड ईटीएफ में से पैसा निकला था 725 करोड़, उसके सामने नया पैसा आया। तो यानी कि इस बार काफ़ी बेहतर प्रदर्शन है गोल्ड ईटीएफ का, 570% का उछाल है। यानी कि थोड़ा सा गोल्ड के दाम कम होने की वजह से और मार्केट में थोड़ी सी अनिश्चितता थी, इन दोनों के चलते गोल्ड ईटीएफ में लोगों का भरोसा थोड़ा सा वापस लौटा है। तो है ही ना कि जैसे गोल्ड के दाम कम हो, मुंह में पानी आता, थोड़ा और खरीदें, तो वो थोड़ा और खरीदने वाला काम गोल्ड ईटीएफ में हुआ है। बिल्कुल। और सर एसआईपी के जरिए जोरदार निवेश आया है। हाँ, एसआईपी के नंबर्स बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास है, कोई दिक्कत नहीं। और जून महीने में फिर से 31,781 करोड़ का आंकड़ा आया है एसआईपी का, जो मई के मुकाबले में वैसे देखा जाए तो 3% बढ़कर आई है। 31,000 करोड़ के आसपास की थी, थोड़ा सा नीचे थी। लगातार चौथे महीने एसआईपी 30,000 करोड़ से ज़्यादा का आता हुआ दिखा है। बहुत स्टेबल और मजबूत फ्लो है। जून महीने में एसआईपी का एयूएम बढ़कर लगभग 16 लाख करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 37 लाख करोड़ के आसपास का एयूएम ओवरऑल इक्विटी फंड का है। उसमें से 17,000 करोड़, एक तरह से आप ये मान लीजिए 16,000 करोड़ आपका एसआईपी से आ रहा है। कुल मिला के एसआईपी का जो योगदान है वो 20% के आसपास है एयूएम में। और जून महीने में करीबन 50-51 लाख खाते एसआईपी के बंद हुए हैं और नए खाते खुले हैं 65 लाख। यानी कि एसआईपी स्टॉपेज रेशियो काफ़ी घटकर 77% आया। ये एक अच्छी बात है, जितना ये रेशियो कम रहे उतना ये आप मानकर चलें कि मार्केट के लिए और म्यूचुअल फंड्स के लिए ये अच्छा मानकर चलें, ये आपके लिए एक बड़ा डेटा है। ओके सर, एसआईपी के नंबर हो गए, अब जो ट्रेंड है इस बार इक्विटी का, डेट का, हाइब्रिड का, पैसिव फंड का, ये आपको कैसा लगा? हाँ, तो ये जो ट्रेंड है उस ट्रेंड को थोड़ा ध्यान से हम समझेंगे, देखेंगे। सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ है, ये इंटरेस्टिंग चीज़ है। और ये आया है सबसे ज़्यादा पैसा मिड कैप फंड में, कितना, 6,090 करोड़ का। मई के महीने में से 4,385 करोड़ आए थे, 6,090 करोड़। और स्मिता देखिए इंटरेस्टिंग चीज़, डेटा मिला के देखिए, सबसे पहले इस महीने मिड कैप फंड ने लाइफ हाई बनाया है। मिड कैप इंडेक्स ने लाइफ हाई बनाया, यानी कि जहां पैसा जा रहा है वहां तेजी हो रही है। ठीक है। दूसरा पैसा स्मॉल कैप इंडेक्स का 5600 करोड़ आया, और स्मॉल कैप इंडेक्स आपका करीबन 1.5 साल की ऊंचाई पर आ चुका, 80 हफ्तों की ऊंचाई पर स्मॉल कैप इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। फ्लेक्सी कैप में और मल्टी कैप में लगभग बराबर है, थोड़ा सा बढ़त आई है। लार्ज और मिड कैप फंड में भी थोड़ा सा पैसा बढ़कर आया है। ओवरऑल सभी जगह बढ़कर आया है, लेकिन वाकई में स्टार परफॉर्मर इस बार जो रहे पैसा लेने के मामले में वो मिड कैप, स्मॉल कैप
और फ्लेक्सी कैप तो देखिए ऑल टाइम फेवरेट बना हुआ है, तो वहाँ तो आएगा ही आएगा, वहाँ तो आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन टाइमिंग पोजिशनिंग के हिसाब से मिड कैप और स्मॉल कैप में अच्छा पैसा आया। डेट फंड में फिर पैसा निकला है 42,000 करोड़ का, लिक्विड फंड से, ओवरनाइट फंड से और मनी मार्केट फंड से भी थोड़ा थोड़ा निकला है, विच इज़ फाइन। वो तो समय के हिसाब से निकलता आता जाता रहता है, कोई खास फर्क नहीं है। हाइब्रिड फंड थोड़े काम के हैं आपके लिए, यहाँ पर भी पैसा स्टेबल है। आर्बिट्राज फंड में न कोई बड़ा पैसा आया न निकला है। मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में थोड़ा सा 800-900 करोड़ पैसा बढ़कर 4800 करोड़ के आसपास का है। बैलेंस एडवांटेज फंड में थोड़ा सा पैसा बढ़ा है, ये इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर 200 करोड़ से 2200 करोड़ की तरफ बढ़ता हुआ दिखा है। यहाँ पर थोड़ा सा निवेश नया आता दिख रहा है। रहा सवाल पैसिव फंड का, तो जो अदर पैसिव फंड से वहाँ पर पैसा हमेशा की तरफ बढ़िया ही आया है। 13,000 करोड़ के आसपास का अच्छा पैसा आता दिखा है। और गोल्ड ETF की हम बात कर ही चुके हैं। बिल्कुल। तो ये तो सर सारा आपने वो बता दिया आपने आंकड़े, लेकिन अब हम बात करेंगे ये कि बहुत सारे लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि वो SIP। हाँ, SIP के पहले मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, चूँकि ओवरऑल आंकड़े हम डिस्कस कर चुके, तो इन आंकड़ों के दम पर वाकई में क्या आपके लिए टेक अवे हैं की टेक अवे के। तो पहली चीज़ तो है कि मेक नो मिस्टेक, जून महीने के आंकड़े बहुत अच्छे हैं, बाजार के लिए भी, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए भी। AUM तो बढ़कर आया ही है 82 लाख करोड़ के ऊपर। इक्विटी में मई के मुकाबले में निवेश 26% बढ़कर आया, ये कोई छोटी बात नहीं है। और लगातार 64वां महीना था जून का, जिसमें लगातार पॉजिटिव इन्फ्लो आए हैं। सबसे ज़्यादा मिड कैप में पैसे आए हैं। ओवरऑल आउटफ्लो थोड़ा सा रहा है 52-53 हज़ार करोड़ का, विच इज़ फाइन। डेट के चलते हुआ ये, इक्विटी के चलते नहीं। और SIP के आंकड़े जो है वो 32,000 करोड़ के आसपास रिकॉर्ड लेवल के बेहद करीब पहुँच रहे हैं, ये एक अच्छा संकेत है। और वो भी 30,000 करोड़ के ऊपर है लगातार चौथे महीने। जून महीने में भी गोल्ड के ETF में अच्छे पैसे आते दिखे, 3400 करोड़ के आसपास का। यानी कि अंत में एक लाइन जो सबसे काम की, ऑल इज वेल। म्यूचुअल फंड में निवेशकों का भरोसा अभी भी बरकरार है। अब आप कुछ सवाल पूछिए। ये तो जून महीने के पूरे हमने एमफी के नंबर समझ लिए सर। अब आप, मेरा सवाल ये है कि बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि वो SIP डेली करे, वीकली करे, मंथली करे, कैसे करे, कौन सी सही टाइमिंग? तो पहले मैं बता दूं कि एक तो टाइमिंग कौन सा सही है, फिर कौन सा करने का क्या फ़ायदा और क्या नुकसान है, उससे आप तय कर सकते हैं कि आपको क्या करना है। नंबर 1, कौन सा टाइम सही है। अब टाइम के हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, SIP डेली कर ले, वीकली कर ले, मंथली कर ले। अब उससे ज़्यादा तो फिर क्या, बहुत लोग क्वार्टरली हो, वो मैं सजेस्ट नहीं करता। इन तीनों में से एक आपको तय करना है। और ये तय करने के लिए आपको सबसे पहले आपको जो ध्यान में रखनी बात, समय और सुविधा, किस समय, कितने समय के लिए करनी है और क्या आपकी सुविधा है। ठीक है, वो बहुत ज़रूरी है कि कितने टाइम के लिए करनी है और कितना आपके पास समय है। आजकल म्यूचुअल फंड से हर एक टाइप की SIP के लिए आपको ऑप्शन है, क्योंकि यार डिजिटल बैंकिंग हो गई ना, तो आजकल डायरेक्टली आपका पैसा डायरेक्ट हो जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है, आपको स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे दिया, कुछ करना नहीं पड़ता। ठीक है, एक्सिस म्यूचुअल फंड ने रोजाना SIP के नाम से SIP शुरू किया। हर रोज़ करो, हर रोज़ SIP करो। निवेशकों को 10 रुपये प्रतिदिन से SIP कर सकते हैं, सोचो। डायरेक्ट क्रेडिट हो गया म्यूचुअल फंड में। और मंथली SIP वैसे अभी भी सबसे ज़्यादा पसंदीदा विकल्प है। सबसे ज़्यादा SIP जो होती है वो मंथली होती है। नेचुरली सब सैलरी क्लास है आपके मेरी तरह, उनके महीने में एक ही बार तो पैसे आते हैं, तो आते तो फिर उस हिसाब से महीने में एक ही बार लगा लेते हैं, राइट। जिनके रोज़ आते हैं वो रोज़ वाली सोच सकते हैं, जिनके वीकली आते हैं वो वीकली वाली सोच सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों को मंथली आता है तो उस हिसाब से वो मंथली वाले पैसे लगा लेते हैं। तो ये आपके लिए अलग अलग टाइमिंग है। अब फॉर एग्जांपल डेली SIP है। डेली SIP करने का क्या फ़ायदा है? सबसे बड़ा फ़ायदा तो है कि हर रोज़ आपका इन्वेस्टमेंट जा रहा है, आपकी फिक्स अमाउंट हर रोज़ चली जाएगी, हर रोज़ आपको नई NAV मिलेगी, नई यूनिट्स मिलेगी। ठीक है, बाजार कितना भी ऊपर नीचे हो, हर रोज़ आपकी एवरेजिंग हो रही है, करेक्ट। आप हर रोज़ पैसा लगा रहे हैं मार्केट में, मार्केट को टाइम करने का टेंशन ही नहीं है। जब हर रोज़ आप निवेश करेंगे तो टाइमिंग ही क्यों करनी है। ठीक है, इसके अलावा हर दिन आपकी नए निवेश की, नई बचत की आदत पड़ती है। ये आदत, ये बहुत ज़रूरी है। हाँ, मतलब लत तो जल्दी से लग जाती है, आदत अच्छी से जल्दी नहीं लगती है, तो ये आदत बन जाती है। और जो स्पेशली नए इन्वेस्टर्स हैं, गिग वर्कर्स हैं, जिनको डेली इनकम आती है, डेली वेजेज वर्कर्स हैं, वो 10-20 रुपये से लगाए ना, लेकिन डेली लगाना उनके लिए काफ़ी बढ़िया है। ये आपके लिए डेली SIP के फ़ायदे। लेकिन डेली SIP में थोड़े चैलेंजेस भी हैं स्मिता, इतना आसान काम नहीं है। इनफैक्ट डेली SIP में मैं एक सजेस्ट करूँ, पहले चैलेंजेस बता दूँ, उसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। पहले तो हर रोज़ आपके पैसे लगेंगे, तो हर रोज़ का एक स्टेटमेंट, हर रोज़ का आपका NAV, अब रोज़ का रिकॉर्ड रखो, कितनी आई, किस प्राइस पे आई। ठीक है, तो वो ट्रैक रिकॉर्ड रखना बहुत भारी काम है। और उसके बाद जब आप रिडीम्शन करोगे, बेचने जाओगे, तो वो और दूसरी समस्या, अच्छा
चलो डेली करने में पैसा ज़्यादा बनता हो, रिटर्न बहुत ज़्यादा होता हो तो अलग बात है। रिटर्न भी बहुत ज़्यादा नहीं आता है। मैं तो कहता हूँ एक अलग स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए अगर कोई म्यूचुअल फंड बना पाए तो, कि जिस दिन मार्केट नीचे उस दिन एसआईपी, ये तो सबसे अच्छा हो जाएगा, है ना। क्या अब भाई एक कट ऑफ डेट टाइम रख लो, समझो 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे जो भी होता हो, उस समय मार्केट नीचे है ना, अगर उस समय एक कोई भी पैरामीटर रख लो कि निफ्टी का रख लिया है, किसी का भी रख लिया है नीचे, उस दिन मेरी एसआईपी जा, इसमें रिटर्न और बेटर हो सकता है। आई थिंक कोई म्यूचुअल फंड अगर सोच के ऐसी कोई एक स्ट्रेटेजी निकाल ले तो आई थिंक वो एक बेहतर ऑप्शन भी हो सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं। तो ये तो डेली वाली की हमने बात कर ली। अब आप चाहो तो वीकली मंथली बता दूँ? ठीक है। वीकली में क्या है, हर हफ्ते जो भी बाजार में उतार चढ़ाव हो रहा है, क्योंकि वीकली एक्सपायरी भी होती है, निफ्टी, बैंक निफ्टी वगैरह वगैरह, बैंक निफ्टी की तो अब नहीं होती, निफ्टी सेंसेक्स की होती है, तो वीकली जो उतार चढ़ाव होता है उसका फ़ायदा आपको मिल जाता है। ठीक है। डेली एसआईपी के मुकाबले ट्रांजेक्शन कम वहाँ रोज होता है, यहाँ 5 दिन में एक ही ट्रांजेक्शन होता है। ठीक है। तो ऐसे में थोड़ा सा ट्रैक रिकॉर्ड रखना, ट्रांजेक्शन का हिसाब किताब रखना थोड़ा आसान काम है। मंथली में एक ही बार होती है, डेली में रोज होती है, दोनों के बीच का संगम है। वीकली थोड़ा संतुलन बना ले सकते हैं आप, है ना। और ऐसे बिजनेसमैन, फ्रीलांसर जिनकी वीकली आय आने के चांसेस ज़्यादा हों, उनके लिए एसआईपी ठीक रहती है। और मंथली तो वैसे आपको पता ही है, फिर भी एक बार थोड़ा सा शॉर्ट में बता दूं, सबसे पॉपुलर, सबसे इजी तरीका है। ट्रैक रखना आसान है, थोड़े से ट्रैक रखने पड़ते हैं। आपकी इन्वेस्टमेंट की जो आपकी थ्योरी है और उसके साथ आपकी सैलरी का साइकिल है, दोनों मिल जाते हैं। मंथली सैलरी आती है, मंथली पैसा चले जाता है। तो और जनरली आप बजट भी अपना खर्चों का, इनकम का, सेविंग का, इन्वेस्टमेंट का मंथली बनाते हैं, तो उसके साथ मामला बैठ भी जाता है। ये एक अच्छी चीज़ है। और इसमें भी वही है कि रेगुलर जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लॉन्ग टर्म में वेल्थ आपकी बन जाती है। और वन टाइम आपने मैंडेट सेट कर दिया, रोज का रोज आपका हर मंथली आपका पैसा जाता भी रहेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मंथली वाली है। बिल्कुल। अब सर हर कोई आपसे ये जानना चाह रहा होगा, जो भी इस वक्त टीवी देख रहा होगा, कि ये भी बता दीजिए कि किस में कितना रिटर्न बना है अब तक। हाँ, तो किस में कितना रिटर्न, तो देखिए पहली चीज़ तो है कि फॉर एग्जांपल आपने निफ्टी में मंथली एसआईपी की, एक वो मैं आपके सामने वो लेके आता हूँ, पूरा टेबल लेके आता हूँ। अगर निफ्टी में आपने मंथली एसआईपी की, डेली एसआईपी की 12.5%, मंथली एसआईपी, वीकली एसआईपी 11.9% और मंथली 11.84। समझो आपने मिड कैप 50 में किया, डेली 19.11, वीकली 19.23 और मंथली 19.09। तो सबसे ज़्यादा रिटर्न आया आपका मिड कैप में और सबसे ज़्यादा रिटर्न आया वीकली एसआईपी में। ठीक है। तो एक चीज़ क्लियर है, सबसे ज़्यादा रिटर्न जो बन के आ रहा है, चाहे वो निफ्टी लो, आप स्मॉल कैप लो, मिड कैप लो, फ्लेक्सी कैप लो, सब में एक चीज़ तो क्लियर कि वीकली एसआईपी सबसे पॉपुलर है। बिल्कुल पॉपुलर नहीं है, सबसे वीकली एसआईपी सबसे ज़्यादा रिटर्न आ रहा है। सारे के रिटर्न आप कैलकुलेट करिए, बीच वाला जो कॉलम है वीकली एसआईपी वाला, देखिए जैसे निफ्टी में 11.9, मिड कैप में 19.23, स्मॉल कैप में 17.69, ये हाईएस्ट है। फ्लेक्सी कैप में 16.8। अब फर्क ज़्यादा नहीं है, 2-3-4 बेसिस पॉइंट का ही, लेकिन वो है वो सबसे। तो पहली चीज़ तो ये कि वीकली सबसे बेस्ट है। अच्छा, वीकली में भी अब एक और सवाल इंटरेस्टिंग है कि कब। हाँ, करेक्ट। 1 तारीख को लगाऊं, 30 तारीख को लगाऊं, मेरी बर्थडे के दिन लगाऊं, वो एनिवर्सरी के दिन लगाऊं, ऐसे मन में सवाल आ सकते थे आपको कि कब लगाऊं। तो उसका भी हमने एक बहुत इंटरेस्टिंग कैलकुलेशन किया, जरा वो बताइए। फॉर एग्जांपल आप हर महीने 1 तारीख को लगाते हैं, मंथली एसआईपी की बात करूं, तो आपका रिटर्न आता है 11.46, 10 तारीख को 11.25, 15 तारीख को 11.75 और 20 तारीख को 11.9 और 30 तारीख को 11%। समझ गए? 20 तारीख के आसपास जी, ये बेस्ट है। अब कई बार आपको ये लगता है मेरी तो 20 तारीख आ जाती है, पैसे ही खत्म हो जाते हैं, मेरे खर्च हो जाते हैं, तब तो फिर भाई साहब आप पहले ही लगा लो, है ना। पैसे खर्च हुए तो लगेंगे नहीं ना। तो अगर आपको लगता है नहीं मेरा तो ये अलग बचा हुआ है, ये तो मैं एकदम फाइनेंशियली डिसिप्लिन हूँ, मेरे तो 20 तारीख को जाएंगे मतलब जाएंगे, तो प्लीज़ अपनी तारीख चेंज करके 20 तारीख पे आ जाइए। 2 आपको बड़ी टिप दे दी। बिल्कुल। एक वीकली करना चाहिए और दूसरा 20 तारीख को करना चाहिए। क्लियर है? तीसरा और चाहिए, अगर आपकी ताकत है, रिस्क लेने की इच्छा है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, तो मिड कैप में कीजिए, वहाँ सबसे ज़्यादा पैसा बनता है ना। आज 3 बढ़िया चीज़ें मिल गई आपको। बिल्कुल। और ये रिटर्न में क्या क्या बदला सर, मतलब ओवरऑल अगर देखें? हाँ, रिटर्न में देखो 2016 से 2026 के हमने रिटर्न के आंकड़े लिए, लगभग एक समान है। तो इंडेक्स में या फंड में आप रिटर्न जो है ना, फर्क मुश्किल से 0.1 से 0.2% का है। हाँ। लेकिन क्या होता है लॉन्ग टर्म में 0.1 0.2% भी कम नहीं होता, बड़ा हो जाता है। वैसे किसी भी महीने की किसी भी तारीख में जब आप, सबसे पहली चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आपको सुविधा होनी चाहिए।
इस दिन रिटर्न ज़्यादा आता है, अगर आपने लगा ही नहीं तो क्या करोगे? करेक्ट। सो आप हर का मार्जिनल असर आता है, लेकिन आपके पास जब पैसा हो तब लगे। जो बेस्ट रिटर्न और वर्स्ट रिटर्न में फ़र्क 0.83% का ही है। तो ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा फ़र्क, लेकिन अब ये आप 10 साल के लिए लगा रहे हो, 20 साल के लिए, तो 0.83 भी अगर हो जाए, हाफ परसेंट भी हो जाए, 0.1% भी हो जाए, तो फिर वो लंबा तो होता है, इसमें कोई डाउट नहीं। तो कोशिश कर सकते हैं तो क्यों नहीं करना चाहिए? ट्राई करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। वीकली करो, 20 तारीख को करो। बिल्कुल, ये 2 टिप आप अब मेहनत की आपके लिए, अगर आप कर सकते हो तो अच्छी बात है। हाँ। नहीं तो जो चल रहा चलने दो। बिल्कुल। अब सर आपकी तरफ से एक सलाह आप दे दीजिए कि क्या करना चाहिए फिर? देखो भाई, ऐसा है कि ज़्यादातर लोगों की सैलरी महीने की शुरुआत में आती है, इसलिए मंथली एसआईपी उनके इन्वेस्टमेंट के साथ मेल खाती है। निवेशकों के लिए मंथली ज़्यादा सुविधाजनक है। सैलरी आती है, ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में से डेबिट हो गया। कैश फ्लो भी आप अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए वो ठीक है, बट अगर आप टाइमिंग कर सकते हैं तो वीकली, सिंपल। ओके, चलिए, तो ये मुझे लगता है बहुत अच्छे से सब सारे लोगों को समझ में आ गया कि एसआईपी की सही टाइम फ्रेम आपके लिए क्या होना चाहिए। अब वक्त हो गया है फंड ऑफ द मंथ का। फंड ऑफ द मंथ सर इस बार? हाँ, फ्लेक्सी कैप फंड इस साल अब तक ऑलरेडी जनवरी से लेकर जून तक 40,000 करोड़ रुपए फ्लेक्सी कैप फंड में आ चुके हैं। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में फंड मैनेजर अपनी सुविधा के अनुसार पैसा लगाता है। मिनिमम 65% पैसा इक्विटी में होता है, और टाइमिंग फंड मैनेजर कर लेता है कि मुझे किस वक्त किस में वेटेज बढ़ाना है, घटाना है। और तीनों कैटेगरी में डाइवर्सिफिकेशन का फ़ायदा एक ही फंड में मिल जाता है। और अगर फंड मैनेजर आपका काबिल है और टाइमिंग करना जानता है तो इससे बढ़िया फंड हो नहीं सकता। और उस लिहाज से आपके सामने लिस्ट भी है। इन्वेस्को, एचडीएफसी, आदित्य बिरला, पराग पारिक, कोटक, ये कुछ एक फ्लेक्सी कैप फंड है। और इसलिए इस महीने का फंड ऑफ द मंथ मैंने चुना है फ्लेक्सी कैप फंड। और इनमें जो फंड ऑफ द मंथ है वो है एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का AUM है। पिछले 3 साल का सालाना रिटर्न 17.5% के आसपास का है। वो बहुत बढ़िया कहा जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये है आपके लिए पसंदीदा फंड। ओके, चलिए, तो ये तो रहा फंड ऑफ द मंथ, एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड। और अब वक्त हो गया एनएफओ कॉर्नर का। इस बार सर कौन से एनएफओ जहां पर नजर बनाए रखें? पहले मैं बता दूं, एक्टिव फंड वाले एनएफओ, जिसमें से आईसीआईसीआई प्रू बैलेंस हाइब्रिड फंड है। ये एक फंड है जो खुला है, और इसमें अगर आप देखें तो इक्विटी, लार्ज कैप और मिड कैप कैटेगरी में ये शामिल होता है। 3 जुलाई से 17 जुलाई तक खुला हुआ है, 17 जुलाई को बंद होगा। और जो निफ्टी का लार्ज मिड कैप 250 इंडेक्स है, उसको बेंचमार्क किया। तो बेसिकली थोड़े लार्ज कैप में, थोड़े मिड कैप शेयरों में ये पैसा लगाएगा। ये एक फंड है इंटरेस्टिंग आपके लिए। दूसरे हैं पैसिव फंड, जिसमें आईसीआईसीआई प्रू का मल्टी एसेट एक्टिव फंड ऑफ फंड है ये। और ये 14 जुलाई को बंद होने वाला है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि इसकी बेंचमार्किंग निफ्टी 200 पे की है, तो इसका भी अलग अलग प्रोपोर्शन के हिसाब से आप बेंचमार्किंग करके देख सकते हैं। ये आपका पैसिव फंड है। दूसरा पैसिव फंड है मोतीलाल ओसवाल बीएससी मिड कैप 150 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड। ये भी 17 जुलाई को बंद होने वाला है। और बीएससी की मिड कैप के 150 स्टॉक जो है उसको ये ट्रैक करता है। ऐसे ही एक्सिस का एक और है, एक्सिस निफ्टी 50 इक्वल वेट फंड करके है, निफ्टी मोमेंटम फंड है। इसमें भी अगर आप निफ्टी के जो 50 शेयर है उसमें इक्वल वेट में ही, इसमें निफ्टी के हिसाब से वेटेज नहीं है, इसका इक्वल वेट रहेगा। और उस हिसाब से ये एक पैसिव फंड है। तो ये सारे पैसिव फंड है। लेकिन मेरा जो एनएफओ ऑफ द मंथ इस महीने का है वो एक्टिव फंड। मैं पैसिव फंड को जनरली कम प्रीफर करता हूँ। क्यों सर? पैसिव फंड में लगाना तो फिर आप ETF खुद ही ले लो कि आप मतलब आप खुद ही कर सकते हो। उसमें आपको क्या ज़रूरत है फंड को इतनी फीस देने की, या जो भी है। एक्टिव फंड में आप फंड मैनेजर की काबिलियत और टाइमिंग पर फीस देते हैं। तो ऐसे में आईसीआईसीआई प्रू बैलेंस हाइब्रिड फंड, एक ही फंड है, एक्टिव इस महीने का एनएफओ तो यही देना पड़ा मुझे। तो यही वाला है आपके लिए। ओके, तो ये तो एनएफओ कॉर्नर आपके लिए हो गया। और अब सबसे आखिरी में आती है आपके लिए काम की बात। और इस बार सर काम की बात आपकी तरफ से। प्रोविडेंट फंड को लेकर है इस बार। प्रोविडेंट फंड में कितना पैसा आपका कटना चाहिए, अब ये आपकी मर्जी पर डिपेंड करेगा, क्योंकि ईपीएफओ ने पीएफ के नियमों में बड़े बदलाव किए हैं। और इन बदलावों के तहत 15,000 रुपये अगर आपकी हर महीने सैलरी है और इससे ज़्यादा है, तो आपको 12% योगदान देना अनिवार्य है। 15,000 से ऊपर की है तो आपको 1,800 रुपये यानी 12% आपका कटेगा पीएफ। इसके ऊपर आपको पैसा और ज़्यादा कटवाना नहीं कटवाना वो आपकी मर्जी पर है।
अगर 15,000 से ज़्यादा तो आपकी मर्जी है। 1800 तक तो कटना ही पड़ेगा 12%। 12% के ऊपर आपको नहीं कटवाना है तो आप मत कटाइए 1800 के ऊपर। कर्मचारी तय करेगा अपना पीएफ कितना कटवाना है। इससे होगा क्या कि अगर आपको अभी पैसे की ज़्यादा ज़रूरत है, मुझे तो नेट टेक होम सैलरी ज़्यादा है, भाई मेरे तो घर के खर्चे ही नहीं निकल रहे हैं, मैं अभी से बचाना नहीं चाहता, और बचाऊंगा तो मैं पीएफ में नहीं बचाऊंगा, मैं कहीं और बचाऊंगा। वो थॉट प्रोसेस भी हो सकती है। तो वो आपको फ्लेक्सिबिलिटी है, और ये जो नियम है वो आपकी बेसिक सैलरी पर लागू होंगे, और करीबन करीबन 8 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास पीएफ है, उन पर ये रूल लागू होगा। तो ये एक बड़ा बदलाव है। इसमें बदलाव कैसे होगा इसको ज़रा समझिए, काम की चीज़ ये 15,000 रुपये तक की बेसिक सैलरी, यानी कि 12% पर कितना कटेगा, 1800 रुपये। 15,000 रुपये से ऊपर की आपकी बेसिक सैलरी है तब भी अब 1800 ही कटेगा। पहले कितना था, अगर समझो 20,000 सैलरी आपकी, उसमें 12% यानी 2400 कट जाता था। अब 15,000 के ऊपर भी 1200 ही 1800 ही कटेगा। आपको ज़्यादा कटवाना है तो आप बताइए। और पहले क्या होता था, दोनों कर्मचारी और एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों 12% योगदान करते थे। अब 12% यानी 1800 के ऊपर का जो कंट्रीब्यूशन होगा उसको वॉलंटरी पीएफ माना जाएगा, वीपीएफ। ठीक है। अब ये कि आपको लगता है भाई कि इस साल मेरे को पैसे की ज़्यादा ज़रूरत है, मुझे ज़्यादा नहीं कटवाना, ये अगले साल आपने कहा मेरी लाइबिलिटी कम हो गई, मुझे बढ़ाना है, आप ऐसा कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं आपको कम ज़्यादा करना है। आमतौर पर साल में एक बार आप बदल लीजिए कि इस साल मुझे कितना करवाना है, आप वैसा कर सकते हैं। ठीक है। बेसिक सैलरी का 100% तक का आप बढ़ा सकते हैं। अब मेरी पूरी की पूरी बेसिक सैलरी पीएफ में चली जाए, अगर आप वो चाहते हो वो भी हो सकता है, ये क्लियर कट है। ठीक है। और बाकी है तो यही के लिए, हाँ, आप अगर ये कहें कि मेरी बेसिक सैलरी का 100% चला जाए और आप अपने एम्प्लॉयर को बोला आप भी दो, ऐसा नहीं होगा। आपकी मर्जी का आपको अपनी सैलरी में से कितना देना है। आप एम्प्लॉयर को नहीं बोल सकते मैं 100% दे रहा हूँ, आप भी 100%। वो बोला भाई मैं तो मेरा ही दूंगा, 12% जितना देना उतनी देना, वो होगा। तो इसमें फ़ायदा किसको होगा, फ़ायदा उन लोगों को होगा जिनके सैलरी कम है। एक तो 15,000 रुपये के आसपास बेसिक सैलरी वाला, उनको फ़ायदा होगा। जिनकी सैलरी कम होती है उनको हाथ में पैसे खर्चे के लिए ज़्यादा चाहिए, तो उनको फ़ायदा होगा। जिनको कैश फ्लो की ज़रूरत ज़्यादा, उनको फ़ायदा होगा। और अपनी ज़रूरत के हिसाब से पीएफ में अगर आपको बदलाव करना है तो उन लोगों को ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। ओके, तो ये तो हमने सारे बदलाव समझ लिए सर। अब आपके हिसाब से पीएफ के नए नियमों के बदलाव की वजह से क्या असर होता हुआ? 8 करोड़ लोगों पे असर पड़ेगा। पीएफ अकाउंट 8 करोड़ लोगों के पास है, तो ये छोटी बात नहीं है। बड़े लोगों पर उन पर असर पड़ेगा। आपके हमारे सबके पास पीएफ है। ठीक है। पीएफ कंट्रीब्यूशन में बदलाव जो भी होंगे वो बेसिक सैलरी पर होंगे। अब बेसिक के ऊपर आपका डीए होता है, ये होता है, फलाना ढिमका 5 चीज़ें होती है, वो कुछ नहीं, खाली बेसिक पे होगा। कर्मचारी खुद तय करेगा, यानी मैं तय करूंगा, आप तय करेंगे कि हमारा पीएफ कितना कटेगा। हम चाहे तो पीएफ बढ़ा सकते हैं, हम चाहे तो घटा सकते हैं। साल में एक बार अपने पास वो सुविधा है। एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन को हम कम भी करवा सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, बंद भी कर सकते हैं। नेट टेक होम सैलरी बढ़ानी तो बढ़ा सकते हैं, घटानी तो घटा सकते हैं। कंट्रीब्यूशन कम करेंगे तो रिटायरमेंट और सेविंग पर असर पड़ेगा, कंट्रीब्यूशन बढ़ाएंगे तो ज़्यादा होगा। और अभी भी क्या है, पीएफ में 8.25% के आसपास का ब्याज है, जो कि काफ़ी अच्छा कहा जाता है। तो ऐसे में आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी हो जाती है कि आपको पीएफ में कितना पैसा देना है, और इसीलिए ये इस महीने की सबसे ज़्यादा काम की बात है। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा काम की बात है सर इस बार ये। तो इसी के साथ काम की बात भी हो गया, और हमने बहुत अच्छी तरीके से पूरा जो एमफी का नंबर था उसके इनसाइट्स भी समझ लिए। इसके लिए थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद। एक बार फिर म्यूचुअल फंड के इस मास्टर क्लास में बहुत अच्छी तरीके से लोगों को समझाने के लिए हर एक म्यूचुअल फंड की बारीकियां। और इसी के साथ म्यूचुअल फंड के मास्टर क्लास के इस सेगमेंट में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहें जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।